बच्चों, मैं हूँ सविता जैन। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी प्रॉपर चल रही होगी। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी। हिंदी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में बतला दूँ कि इस बार सिलेबस में हमारे जो 30% कट किए गए हैं वह कौन से हैं और जो हमको बाकी सिलेबस पढ़ने हैं वो हमारा कौन सा है। इसके बारे में आपको आइए मैं जानकारी देती हूँ। ये हमारा सिलेबस तो इकाई फर्स्ट दिया हुआ है प्रकृति व पर्यावरण। तो प्रकृति व पर्यावरण में 1.1 में चंद्रघना से लौटती बेर, जिसको लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने, इसको हमको नहीं पढ़ने हैं। ओके, उसके बाद 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक जो दिया हुआ है, इसको लिखा है डॉक्टर श्री राम परिहार ने, इसको हमको पढ़ने हैं। मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, आप देख लेंगे। फिर 1.3 बादल को घिरते देखा है, इसको लिखा है नागार्जुन ने, इसको हमको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इकाई 2 में समसामयिक मुद्दे। समसामयिक मुद्दे इकाई 2 में देखते हैं हम। 2.1 में मैं मजदूर हूँ, ये भी हमको नहीं पढ़ने, जैसे मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। ठीक है, इसको लिखा है डॉक्टर भगवत उपाध्याय, इसको छोड़ देना है आपको। 2.2 में जनतंत्र का जन्म, जिसको लिखा है रामधारी दिनकर ने, ये कविता है, इसको हमको पढ़ने हैं। 2.3 अपनी अपनी बीमारी, हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है, इसको भी हमको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद देखेंगे इकाई 3 मानवीय अनुभूतियाँ। मानवीय अनुभूतियाँ जो है 3.1 में जो माटी वाली है, इसको लिखा है विद्यासागर नौटियाल ने, यह एक कहानी है, इसको हमको पढ़ने हैं। उसके बाद 3.2 में कन्यादान है, कट कर दिया है मैंने, देख लेंगे यहाँ पर आप, इसको हमको नहीं पढ़ने हैं। ये कविता है, ऋतुराज के द्वारा लिखी गई कविता है। ठीक है, 3.3 घीसा, जिसको लिखा है महादेव वर्मा जी ने, ये हमको पढ़ने हैं। उसके बाद 3.4 में पुरस्कार जो दिया हुआ है, कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई, यह भी हमको नहीं पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप अपनी बुक में भी टिक कर लेंगे, ताकि आपको स्मरण रहे कि ये हमारे सिलेबस में है, इतने सारे चैप्टर हमको पढ़ने हैं। ओके, उसके बाद आप देखेंगे इकाई 4 छत्तीसगढ़ परिवेश कला संस्कृति एवं व्यक्तित्व। छत्तीसगढ़ परिवेश कला संस्कृति एवं व्यक्तित्व, इसमें 4.1 में अमर शहीद वीरनारायण सिंह द्वारा लिखी हुई है जीवन वृत्त। ठीक है, श्रीमती सुनीत मिश्र ने लिखा है इसको, अमर शहीद वीरनारायण सिंह को किसने लिखा है? श्रीमती सुनीत मिश्र ने, इसको हमको पढ़ना है। 4.2 में गृह प्रवेश जो है वह कविता है, सतीश जायसवाल के द्वारा लिखी गई है, इसको भी हमको पढ़ने हैं। उसके बाद 4.3 में छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, यह लेख है दानेश्वर शर्मा की, ये भी हमको पढ़नी, ये हमारे सिलेबस में है। ओके, इकाई 5 में छत्तीसगढ़ भाषा व साहित्य। छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य 5.1 ये जिंदगी फिर चमक जाए, इसको लिखा है भगवती लाल सेन ने, कविता है, इसको हमको पढ़ना है। 5.2 मरिया, यह कहानी है परदेशी राम वर्मा द्वारा, डॉक्टर परदेशी राम वर्मा ने लिखा है, इसको हमको पढ़ने हैं। उसके बाद 5.3 सिल के बरवच्छन कविता शेषनाथ शर्मा द्वारा लिखी हुई है, इसको हमको नहीं पढ़ने, इसलिए मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। ओके, आप इसी तरह अपनी बुक में टिक कर लेंगे, ताकि आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद है इकाई 6 जीवन दर्शन। इकाई 6 जीवन दर्शन में 6.1 जो है हमको पढ़ना है जीवन का झरना, यह कविता है आरसी प्रसाद सिंह ने लिखा हुआ है। 6.2 एक था पेड़ और एक था ठूठ, यह निबंध है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है, इसको हमको पढ़ने हैं। 6.3 साध जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, इसको हमको नहीं पढ़ने हैं, इसलिए यहाँ पर हम कट कर देंगे। ठीक है, इकाई 7 में देखेंगे विविध में दिया हुआ है यहाँ पर 7.1 मध्ययुगीन काव्य पढ़ने हैं, मीराबाई पढ़ने हैं, संत दादू दयाल पढ़ने हैं, नहीं संत दादू दयाल कट कर देने हैं आपको। ठीक है, इसको आप मध्ययुगीन काव्य के बाद मीराबाई के साथ ये पढ़ने हैं, और संत दादू दयाल आपको कट कर देना है। और 7.2 में मैं लेखक कैसे बना पढ़ना है। 7.3 में जेब कतरा पढ़ना है, ठीक है, जिसको लिखा है ज्ञान प्रकाश विवेक ने। और 7.4 गोधिलू को कट कर देना है, ये हमको नहीं पढ़ना है। ओके, ठीक है, आया समझ आप सबको? इस तरह से ये हमारे वो सिलेबस जो हमको पढ़नी है क्लास 10th में, जिसकी हमको तैयारी करनी है। ओके, तो इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ आगे पहला इकाई। अब आइए हम देखते हैं इकाई फर्स्ट।
इकाई फर्स्ट प्रकृति व पर्यावरण में हमको चंद्रघना को छोड़ने के बाद हम पढ़ेंगे नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। तो आज हम ये पढ़ते हैं नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। आइए हम प्रारंभ करते हैं अपना 1.2 से नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, जिसको लिखा है डॉक्टर श्री राम परिहार ने। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर श्री राम परिहार का जीवन परिचय यहाँ पर बताती हूँ। डॉक्टर श्री राम परिहार का जन्म जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के फेफरिया गांव में सन 1952 में हुआ। कौन से गांव में हुआ था? फेफरिया गांव। ठीक है, गांव का नाम यहाँ पर देखेंगे फेफरिया। कब हुआ था? सन 1952 में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में आपने पीएचडी एवं डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, इन्होंने पीएचडी किया और डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। ओके, संप्रति प्राचार्य माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा में कार्यरत हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान, सारस्वत सम्मान, हिमालय कला एवं साहित्य इत्यादि अनेक सम्मान से आपको सम्मानित भी किया गया। ओके, इनकी प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, हम देखते हैं। आँच अलाव की, किसकी? आँच अलाव की। और दूसरा है अंधेरे में उम्मीद। ठीक है, अंधेरे में उम्मीद, धूप का औषाध, बजे तो वंशी, गूंजे तो शंख, ठिठले पल पंखुरी, रसवती बोलो तो, झरते फूल हर श्रृंगार, झरते फूल हर श्रृंगार के, हंसा कहो पुरातन बात, बोली का इतिहास, भय के बीच भरोसा, चौकस रहना है, कहे जग सिंगा, रचनात्मकता और उत्तर परंपरा, संस्कृति सलीला, नर्मदा, निमाड़ी साहित्य का इतिहास, परंपरा का पुराख्यान, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नर्मदा का उद्गम। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की सारस्वत यात्रा का सुयोग्य बना। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे के पूर्व 2 दिन का आयोजन यहाँ था। आषाढ़ के प्रथम दिन में 2 दिन का आयोजन यहाँ पर रखा गया था। आकाश में मेघ घिर घिर कर झर रहे थे, प्रकृति नहा रही थी, वनस्पतियाँ की आंखों में सपने जाग रहे थे, आम्रवनों की कोकिल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था। वह स्वर जड़ चेतन में नेह छो की बूंद बूंद भर रहा था। ठीक है, इन बूंदों के उत्सव में रस रस अमरकंटक को देखना निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात करना है। प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुत्तम इकाई की अर्थ खोजना है। हम लोग सुबह सुबह पेंड्रा रोड पहुँचे। मेरे मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राकृतिक विभाग के विद्वान प्राध्यापक भी इत्तेफाक से यहाँ मिल गए, जो इसी आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। पानी बरस रहा था। हम पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। पेंड्रा रोड से अमरकंटक रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। आरण्यक संसार में बरसते पानी में गुजरना अच्छा लग रहा था। बादल सरे के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर रुकते, बात करते, बरतस के अरण्यवली को आर्द्र करते और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अरण्यवली मीन्स वन, आर्द्र मीन्स गीला। अमरकंटक पहाड़ का शिखर बहुत दूर से दिखाई देने लगता है। विंध्य और सतपुड़ा का यह संवेद विग्रह का बड़ा सुदर्शन और मनोहारी है।
बहुत ही विंध्य और सतपुड़ा का यह जो मिला हुआ है विग्रह है, अलग भाग है, यह बहुत ही सुदर्शन और मनोहारी, मन को लुभाने वाला है, बहुत ही अच्छा दिखलाई देता है। इसे मेकल कहते हैं। मेकल पर्वत की ही दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं सतपुड़ा है। मेकल पर्वत की दाईं भुजा क्या कहलाती है? विंध्याचल कहलाती है, ठीक है। और जो बाईं है तरफ है वह क्या कहलाती है? सतपुड़ा कहलाती है। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा निनादित और प्रभावित है। इन दोनों विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा जो है निनादित और प्रभावित है, इनमें बह रही है और प्रफुल्लित है। विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजूरी में नर्मदा का जल लहर लहर है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला हुआ है। यह विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजरी में इसका जल जो है, नर्मदा का जल बह रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि इसकी अंजरी हाथों से निकली हुई है और इस पर्वत का मस्तक जो है वह पूर्व तक फैला हुआ है, यानी बहुत ऊंचाई से दिखलाई देता है। यह अपनी विराटता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्रतीकता दिए हुए है। यह अपनी विराटता अर्थात भव्यता से बहुत ही विराट है, बहुत ही बड़ा है और भव्य है, जिसके कारण यह भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्रतीकता दिए हुए है। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। दूर से ऐसा दिखलाई पड़ता है जैसे कोई रजत धार था, चांदी की धार जो है आकाश से झर रही है, आकाश से गिर रही है। चारों तरफ हरा भरा वनस्पतिक संसार है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। एक पर्वत जो है खड़ा हुआ अचल है, एकदम अडिग खड़ा हुआ है, वह स्थिर है और उसमें विश्वास, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें विश्वास जो है कुट कुट कर भरी हुई है। वह समृद्ध संपन्न है, अपने आप में संपन्न है, हरा भरा है। ऊपर आसमान में बादलों की छिया छितौली और धमाक चौकड़ी मची हुई। ऊपर आसमान ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही बिजली चमक रहे हैं, छिया छितौली मची हुई है, मीन्स उसमें चमक धमक से वह परिपूर्ण है। बादल आसमान ही बरस रहा है और एक मोटी जलधार ऊपर से नीचे गिरती दिखाई दे तो लगता है धरती की प्रार्थनाएं फलवती होने लगी है। और एक जब धारा बहती है वहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि धरती की प्रार्थनाएं, जो धरती की पुकार जो है उन्होंने सुन लिया और वहाँ से हमको फल की प्राप्ति हो रही है। यह धारा सोन की है। यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है जो पेंड्रा रोड से आते समय दिखाई देता है। ये किसका वर्णन कर रहे हैं लेखक जो हैं? जब पेंड्रा अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे तो उनका वर्णन कहते हैं। अमरकंटक का पूर्वी भाग है जो पेंड्रा से आते समय दिखाई देता है। सहडोल या जबलपुर ढिंढोरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें इसके पश्चिम भाग के प्राकृतिक संसार को देखने का सुख मिलता है। सोन नद है, सोनमुड़ा से निकलकर यह पूर्व में चला जाता है। गंगा की सभी सहायक नदियों से आगे जाकर यह गंगा में मिलता है, ठीक है। और सभी जो नदियां हैं वह सहायक जो नदियां हैं आगे जाकर किस में मिल जाते हैं? गंगा में मिल जाते हैं। सोन के जल के द्वारा अमरकंटक अपनी जलांजलि सूर्य को और पूर्व के समुद्र को देता है, ठीक है। इस प्रकार से लग रहा है जो अपनी जलांजलि, जल की अंजलि वो किसको दे रहा है? सूर्य को दे रहा है पूर्व से। नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से यह अपनी आदरांजलि पश्चिम के समुद्र को देता है। आदरांजलि भी वह पश्चिम में दे रहा है। उसके बाद दोनों ही दशा और दिशा में इसके आसपास की जमीन नम है, मतलब अर्थात गीली है। यह जमीन का गीलापन कई जीवन की धड़कनों को पानी के रंग दे रहा है। कितनी आड़ी तिरछी सड़क से चलते हुए अमरकंटक पहुंची। हम जब जा रहे थे, लेखक कहते हैं कि हम और हमारे दोस्त जब जा रहे थे अमरकंटक घूमने के लिए तो बहुत आड़ी तिरछी सड़कें थी जिसके चलते हुए हमने वहां पर आखिर अमरकंटक से पहुंच ही गया। सोन की आधार इस मार्ग के हर कोण से दिखलाई देती है। सोन की जो धार थी हर मार्ग से दिखलाई दे रही है। सोन नदी की जो धार बह रही है वह आँख सरई के पेड़ों की गाढ़ी हरियाली पर अटकती है। आँख जो है हमारी वह सरई के पेड़ पर उसकी गहरी गहरी हरियाली को देखते हुए वहीं पर रुक जाती है, थम जाती है। वन की सघनता पर आश्वस्त होती है और जहाँ पर वन बहुत सघन दिखाई देता है वहीं पर आश्वस्त हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है, फिर सोन के सम्मोहन में फंस जाती है। अर्थात सोन को जैसे वो देखती है सोन नदी को तो उसके सम्मोहन में फंस जाती है, उसकी मधुरता में फंस जाती है। लंबा घाट चढ़ने पर हम अचानक स्वयं को अमरकंटक के एकदम सानिध्य में पाते हैं। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं अचानक स्वयं को हम अमरकंटक के एकदम
करीब पाते, सानिध्य मीन्स पास पाते हैं, करीब पाते हैं। सोन आँखों से ओझल हो जाता है। अब सोन नदी क्या हो जाती है, जो आँखों से हट जाती है, दूर हो जाती है, वह बारिश रुक गई है। अमरकंटक की समतल और रक्ताव अमरकंटक की समतल और रक्ताव छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। और जैसे हम अमरकंटक की समतल जमीन से और रक्त भूमि से मतलब लालिमा लिए हुए छवि से रूबरू होते हैं, मतलब आमना सामना करते होते हैं, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं और छोटी सी बिल्कुल छोटी नदी को पतली धार के रूप में छोटे से पुल द्वारा पार करते हैं। निगाह किनारे लगे बोर्ड पर अटक जाती है, वहां पर लिखा है नर्मदा। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच गए, नर्मदा पे। इतनी छोटी इतनी पतली, यहाँ बहते हुए इसलिए दिखाई दे रही है कि बरसात का मौसम है। नर्मदा जो है बहुत छोटी बहुत पतली दिखलाई दे रही है, यह इसलिए कि ये बरसात का मौसम है। अमरकंटक का दूसरा ही रूप सामने आता है। जैसे सामने आता है, कुछ मकान है, मंदिर है, संतों के आश्रम है, कार्यालय है, निर्माणाधीन जैन मंदिर है, जनजीवन है, वनवासियों का निर्द्वंद जीवन है, टुकनियों के जामुन लेकर वनवासी महिलाएं बैठी हैं। और जैसे हम आगे अमरकंटक में बढ़ते जाते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ मकान, मंदिर, संतों के आश्रम, कार्यालय, जैन मंदिर दिखाई देता है। लोगों का रहन सहन, जनजीवन भी दिखाई देता है। वनवासियों का जीवन तो निर्द्वंद जीवन है। निर्द्वंद मीन्स बहुत ही कठिनाईपूर्ण जीवन है। वह टोकनियों में जामुन लेकर वनवासी महिलाएं बैठी हुई हैं। पके आम के ढेर हैं। एक अजब शांति है। कुछ मिठाई चाय की दुकानें हैं, नारियल प्रसाद माला कंठी की कई दुकानें हैं और लोग यहाँ पर गरीब हैं। नर्मदा उन्हें संभाले हुए। यहाँ के लोग कैसे गरीब हैं, क्योंकि उनका जीवन यापन ही बहुत सरल है और वे अपने कुछ जामुन के लेकर बैठ रहते हैं, पके आम लेकर बैठ रहते हैं, चाय की दुकानें हैं, नारियल प्रसाद लेकर बैठ रहते हैं। बस इनका जीवन यही चलता है, इनका काम इतना ही चलता है। और ये नर्मदा उन्हें संभाले हुए है। ये इतने गरीब हैं कि नर्मदा उन्हें कभी भूखा मरने भी देती, उनको संभाल कर रखती है। उतने में उनका जीवन यापन हो जाता है, गुजारा हो जाता है। अमरकंटक के कंठ से निक्षती जलधार के किनारे भयानक समय में बेखबर होकर जी रहे हैं। ये नर्मदा के कंठ से अमरकंटक में जो लोग बसे हुए हैं वह इसके बेखबर, इनके खौफ से बेखबर हैं और अपना जीवन वह यहाँ पर जी रहे हैं। बस स्टैंड से पूर्व में दुकानों की गली में से चलते हुए आगे जाने पर एक जलकुंड है। यह नर्मदा का उद्गम स्थल है। कुंड 11 कोणीय है, 11 कोणों का कुंड है। स्वच्छ और शीतल जल लहरा रहा है। कुंड के चारों ओर आसपास 20 मंदिर बने हुए हैं। कुंड पक्का बना है। कुंड विशाल है। कुंड के चारों ओर पक्की समतल जगह बना दी गई है। मुख्य द्वार भी विशाल है, यानी बहुत बड़ा है। कुंड के आसपास बने मंदिर मझोले आकार के हैं, अर्थात ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं। ठीक है। कुंड के पूर्व की तरफ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें शिव जी प्रतिष्ठित हैं। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है। यह कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है। अमरेश्वर के कंठ से नर्मदा निकली हुई है। ठीक है, यह कुंड ही नर्मदा का क्या है, आदिम स्रोत है। जल शिव के कंठ से निकलकर कुंड में एकत्रित होता है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर 5-6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिलधारा के पास प्रकट होती है। नर्मदा कुंड की में डुबकी लगाकर तन मन का ताप शमन करने का पुण्य लिया जा सकता है। यहाँ पर डुबकी लगाकर अपने तन मन का जो ताप होता है उसको शमन करने का पुण्य मिलता है। पाप यहाँ पर ऐसा होता है, नर्मदा कुंड में आप डुबकी लगाएंगे तो आपका पाप मिट जाता है। ठीक है। मंदिरों में पूजन अर्चन आरती वंदन वैसा ही है जैसा प्रायः नर्मदा तट के अन्य मंदिरों में होता है। नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक महानदी की नैसर्गिक और दिव्य जन्मस्थली होने का गौरव देता है। भव्य, ठीक है, भव्यता का गौरव देता है। यहाँ से रेवा समुद्र पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। रेवा मन में सोण के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकलती है। उनकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता है। एक लोक कथा है सोण और नर्मदा की प्रणय कथा।
ठीक है। यहाँ पर एक लोगों में प्रचलित कथा है, सोन नदी और नर्मदा नदी की प्रणय कथा यानी विवाह की कथा यहाँ पर बतलाई गई है आपको, ऐसा माना जाता है लोगों में। ठीक है। जुहिला नामक नर्मदा की सखी ने सब गड़बड़ कर दिया। जुहिला नामक नर्मदा की सखी जो थी उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया, सब खराब कर दिया। नर्मदा जुहिला को दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। नर्मदा जो थी वह जुहिला को दूती यानी अपनी सहेली या सेविका बनाकर प्रणय का संदेश लेकर, विवाह का संदेश लेकर सोनभद्र के पास भेजती है। लेकिन जुहिला सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। जुहिला क्या करती है, जो उसकी दूती रहती है, सेविका रहती हैं, वह सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती हैं और वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वर्ण कर लेती हैं। यहाँ पर वह क्या करती है, नर्मदा का रूप ले लेती हैं और सोन का वर्ण कर सोन को हर लेती हैं, उसको अपना वर मान लेती हैं। यह बात नर्मदा को पता चलती है तो वह हमारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती हैं। जैसे ही नर्मदा को यह बात पता चलती है तो वह क्या करती है कि गुस्सा हो जाती है और गुस्सा के कारण वह उल्टे पांव लौट चली जाती है। ठीक है। और चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती, उत्ताल तरंगों से रौक करती वह बहती ही चली जाती है। इतने गुस्से में रहती है कि चट्टानों को तोड़ती है, पहाड़ों को किनारे कर देती है और बहुत ही तीव्र गति से, तेज गति से हिलोरे मारती हुए बहती चली जाती हैं। पीछे मुड़कर फिर नहीं देखती। उधर सोन जो था वह सोन को जब इस रहस्य का पता चलता है तो वह फिर विरह संताप होकर अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है। जैसे ही उसको पता चलता है सोन को कि मेरे साथ जुहिला ने क्या किया, छल किया है, यह नर्मदा नहीं है, तो वह क्या करता है, उस अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है। बहुत ऊपर शिखर से, चोटी से छलांग लगाता है और पूर्व की ओर विरह विधुर मन लिए बह निकलता है और पूर्व की ओर वह अपने मन को छोटा करके बहते जाता है, बहता ही चला जाता है। कुछ दूर जाकर जुहिला उसे मना लेती है। कुछ दूर जैसे जाता है जुहिला उसे मना लेती है, उसमें मिल जाती है, उसमें समा जाती है। जुहिला उसमें फिर से समाने का प्रयास करती है और उसके साथ मिल जाती है। लेकिन नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं, जिसके कारण नर्मदा और सोन जो है वह विपरीत दिशा में निकल चले जाते हैं। धरती की करुणा विगलित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस्र बह रही है और धरती की जो करुणा है वह दुखी हो जाती है और दुखी होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस्र यानी बहती जाती हैं, वह दुखी होकर बहती हैं। ठीक है। माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है और जो माई की बगिया है वह सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि भी रही है। वह ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि भी रही है। आम्र तथा सरई के पेड़ों के आंगन में यह बगीचा है। गुलाब काबली के फूलों में यहाँ नर्मदा और सोन का प्रेम अभी भी लिखा हुआ है। माई की बगिया में छोटा सा जलकुंड है। गुलाब काबली का क्षेत्र भी बहुत थोड़ा रह गया है। एक साधु यहाँ कुटिया में रहते हैं। तीर्थयात्रियों की आंखों में गुलाब काबली का अर्क डालकर आंखों की उमस दूर करते हैं और दृष्टि का धुंधला का छांटते हैं। लगता है नर्मदा और सोन का प्रणय गुलाब काबली के फूलों के माध्यम से जगत की दृष्टि की तपन अभी तक दूर हर रहा है, यानी दूर कर रहा है, हर रहा है। जीवन का ताप तो दोनों अपने अपने जल में समिट कर ही रहे हैं। धरती के सूखे किनारों को हंसी बांट रहे हैं, उत्सव लुटा रहे हैं। जुहिला के मन की खोट और सोन से उसका विवाह होने की खबर लगते ही नर्मदा माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा में जाकर 2-3 किलोमीटर बाद सतह पर आती हैं। कपिल धारा के पास जल का सोता दिखाई देता है। इस तरह नर्मदा की कहानी थी जो लोगों में प्रचलित है। यह माना जाता है कि नर्मदा बहुत दुखी होकर माई की बगिया में भूमिगत हो जाती है, यानी समा जाती हैं। वह कुछ दूरी बहने के बाद फिर 2-3 किलोमीटर बाद फिर सतह पर आती हैं। उसके पश्चात फिर बाद में यह आती हैं। ठीक है। यह प्रसंग मानवीय संदर्भ के लिए हुए हैं।
लोक ने नदियों की कहीं मानवीय और कहीं दैवी गुणों से मंडित किया है। यह लोक की मानवीय दृष्टि और व्यवहार के प्राकृतिक तक फैलाव का सुफल है। ठीक है, परंतु तटस्थ के रूप में देखने पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि माई की बगिया से पुरातन समय में जल स्रोत बहता होगा। वह जलधारा की वर्तमान नर्मदा कुंड तक आती होंगी और फिर पश्चिम दिशा में आगे बढ़कर बहती चली जाती होंगी। समय के परिवर्तन और अमरकंटक की वानस्पतिक संपदा विरल होने से इस स्रोत में भी अंतर आया। माई की बगिया से लेकर नर्मदा कुंड तक की धारा सूख गई। नर्मदा कुंड से आगे 2-3 किलोमीटर तक भी यही स्थिति रही होगी। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है, उसी का जल स्तर निरंतर नर्मदा कुंड में आता है। नर्मदा कुंड ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है और उसके प्राणों के रस से नर्मदा की अनादि काल से प्रलय काल से जीवन जल जीवन निश्चित हो रहा है। नर्मदा अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। ठीक है, यह अमरेश्वर शिव की अमरकंटक के माध्यम से धरती को मिली कृपा है। शिव कन्या नर्मदा जल के रूप में अमृत धार है। सोनमुड़ा सोन का उद्गम है। यहाँ भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया गया है। पहले नहीं था। कुंड में पतली जलधारा निकलकर बह रही है और पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधार में मिलकर सोन को नद का रूप देती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्षों में अदृश्य सी हो जाती हैं। यह सोन का पहला प्रपात है। यही प्रपात दूर दूर से दिखाई देता है। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धालु जनों का और द्वारा डाले गए सिक्के पड़े हैं। सोन अमरकंटक का गर्व है। ठीक है, इसी तरह नर्मदा के उद्गम स्थल पर बना जलकुंड भी बहुत पहले पक्का नहीं था। अपने गांव में बड़े बूढ़ों से और परिक्रम वासियों से सुना है कि अमरकंटक में बाई रेवा बांस के भीड़े से निकली है। बड़ा हुआ यहाँ आया तो ऐसा कुछ नहीं। बांस के भीड़े से निकलने वाली बात अभी भी जिज्ञासा बनी हुई है। लगता है यहाँ तक आमद दफ्तर नहीं रही होगी। प्रकृति अपने निसर्ग पर बार बार निहाल होकर गर्व करती रही होगी। सीमेंट और कंक्रीट से नदियों के उद्गम की घेराबंदी शुरू नहीं हुई होगी। तब बहुत पहले बांस की भीड़े यहाँ रहे होंगे। उनमें से नर्मदा का जल स्रोत निकलता रहा होगा। बांस की भीड़े को साफ करके कुंड का निर्माण हुआ हो या प्रकृति के बदलने और बांस वनों के कटने से बांस का भीड़ा समाप्त हो गया हो। जो भी हुआ हो, अमरकंटक के घर जन्म लेकर नर्मदा ने सृष्टि को सोहर गाने का अवसर दिया है। सोहर गाना अर्थात जिस समय यदि बच्चा जन्म लेता है तो उसके बच्चे जन्म होने की खुशी में वहाँ पर सोहर गीत गाया जाता है। उसी प्रकार ऐसा बताया गया है कि अमरकंटक में जब नर्मदा ने जन्म लिया तो सोहर गाने का उसे अवसर प्राप्त हुआ। नर्मदा जीवन उत्सव का चरम और अमर फल है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर कपिल ऋषि की तपस्या भूमि भी है वहीं पर। ठीक है, नर्मदा यहाँ लगभग 150 फीट ऊपर से गिरती है। यहाँ नर्मदा का पर पहला प्रपात है। कितनी अद्भुत बात है कि अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में सोन तथा नर्मदा दोनों ही हैं। कपिल धारा के आगे नर्मदा पत्थरों पर बिछती हुई आगे बढ़ती हैं। थोड़ी दूर पर ही दूध धारा है। यहाँ पर नर्मदा अनेक धाराओं में बंटकर पत्थर पर से बहती हैं। ऊपर से नीचे की ओर तेज बहती हैं। उसके कारण पानी दूधिया हो जाता है। यहाँ से नर्मदा का जल खंभात की खाड़ी तक दूध ही माना जाता है। जनमानस नर्मदा को माँ मानता है और उसके पानी को दूध की तरह पीकर ही पोषित और जीवित है। दूध धारा के बाद निर्जन और सघन वन प्रांत से नर्मदा की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्री से मैं पूछता हूँ कि अभी तो वर्षा का मौसम है, इसलिए यहाँ नर्मदा में पानी है। प्रपात में पानी गिर रहा है, क्या गर्मी में यहाँ नर्मदा सूख जाती है? उस स्त्री का सहज उत्तर था, नर्मदा कैसे सूख सकती है बापू? नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी, धरती का रस सूख जाएगा, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। नर्मदा
अनवरत और अविराम प्रवाहमान है, इसीलिए संस्कृति जीवित है। अर्थात नर्मदा जो है लगातार बिना रुके हुए, अविराम बिना रुके हुए, अनवरत मीन्स लगातार बहती जा रही है, जिसके कारण हम सबका जीवन चल रहा है, इसलिए संस्कृति जीवित है। मनुष्य गतिमय है, मनुष्य चल रहे हैं, लेकिन कपिलधारा के पास के आकाश मार्ग से तार पर लटक लटक कर ट्रालियों में अमरकंटक से खनिज या अर्थात एल्यूमिनियम बालकों को जा रहा है, अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है। नर्मदा और सोन के उद्गम पर यह अविवेकपूर्ण और अंधा प्रहार है। अमरकंटी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुष्यों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए हैं। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। किसी समय में यह समूचा पर्वत आम्र तरुओं से आच्छादित रहा है, मीन्स छाया हुआ था, आम के पत्तियों से बिल्कुल छाया हुआ था या सघन था। इस समय तो आम के पेड़ यहाँ विरले हैं, अभी अब कुछ आम के पेड़ बहुत कम हो गए हैं। सोनमुड़ा और माई बगिया के पास कुछ घने आम के वृक्ष अवश्य बचे हैं, पर यह अवश्य है कि यहाँ के जंगलों में आम आज भी जंगल जंगल पाए जाते हैं। यह क्रम पूर्वोत्तर में सरगुजा जिले के वनों तक और पश्चिम में सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी तक चला आया है। बादलों का जो रूप अमरकंटक में देखा वह अद्भुत था। ठीक है, वर्षा सुबह से ही थम गई थी। 4 बजे के आसपास देखते देखते अंधेरा सा छा गया था। एकदम घना घना धुआं सा तैरने लगा है। नरम और आर्द्र रूपहले बादलों की चादर से समूचे वन, पर्वत और सबको ढक लिया है। बादल हमारे पास आ गए हैं, बिस्तर पर, कमरे में, सब जगह फैल गए हैं। एक स्पर्शित अनुभव संपन्न किंतु पकड़ में न आने वाली अनुभूति का तैरता संसार हमारे आसपास था। हम कमरों में, दलानों में होते हुए, बादलों के समंदर में तैरते हुए धरती पर चल रहे थे। जीवन में ऐसा पारदर्शी और रोमिल बादल अनुभव पहली बार हुआ। घनश्याम हमारे पास थे, लेकिन पकड़ से बाहर थे। घनश्याम कहाँ हैं, कब किसकी पकड़ में सहज आ पाए हैं। सुबह होती ही मौसम साफ था। अमरकंटक स्नान कर निसर्ग की अभ्यर्थना में नीरस सा खड़ा था। उसकी अंजूरी का जल नर्मदा बनकर बह रहा था। यह थी हमारी नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। ठीक है, यह पाठ आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको यह पाठ। इसके अभ्यास आप कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, शब्दार्थ कर लेंगे। ठीक है, ओके बेटा। उसके बाद आप ये अभ्यास कर लेंगे, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि आप लोग कि जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनकी कॉपी मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर करा दिए थे, तो आप चाहें तो उनसे कॉपी लेकर नोट कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसलिए आप अपनी कॉपी में इस नोट्स को बना कर रखेंगे, ठीक है, और मुझे चेक कराएंगे। ओके बेटा, मुझे यकीन है पार्ट आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आगे।